हेलो क्लास, हम प्लानिंग पढ़ रहे थे। आज हम प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है, प्लानिंग की प्रोसेस क्या है। हम प्लान करते हैं कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम ही का प्लान करते हैं कि हमें सुबह स्कूल जाना है तो हम पहले से इतने टाइम पे इतने टाइम पे हमें निकलना है, इतने टाइम में हम पहुंच जाएंगे या 20 से 50 मिनट्स लगेंगे हमें पहुंचने में। हम तो इस हिसाब से रेडी होना है। अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो हम इस हिसाब से प्लान करते हैं। तो प्लान करने से पहले क्या क्या प्रोसेस होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जब प्लानिंग बनाती है तो क्या क्या वो प्रोसेस फॉलो करती है, वो आज हम समझेंगे। ये प्रोसेस बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सारी जगह ऐसे ही फॉलो किया जाता है प्लान करते समय। जब हम प्लानिंग को प्रबंध प्रक्रिया के संबंध में देखते हैं तो प्रबंध का एक अंग होने के कारण इसी एक्टिविटी को कहा जाता है। दूसरी ओर जब जब हम व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है तो यह एक प्रक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें पूरा करने के लिए एक के बाद एक अनेक सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। जहाँ तक नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित सीढ़ियां के कदमों का प्रश्न है, ये संस्था के आकार पर निर्भर करता है और विभिन्न संस्थाओं में नियोजन प्रक्रिया भिन्न होती है। नियोजन की आवश्यकता किसी समस्या को सुलझाने या किसी अवसर का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में तो एक प्रबंधक क्रम एंटरप्राइज की ताकत और वह कमजोरी का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण में के उपक्रम के आंतरिक और बाहरी वातावरण का ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वहां कारखाने स्थापित करने की प्राथमिकता दे रही है तो एक बुद्धिमान प्रबंधक मतलब मैनेजर निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाना चाहेगा। तो यहीं से नियोजन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। व्यावसायिक संस्था में नियोजन प्रक्रिया में प्रातः निम्नलिखित क्रम में कदम निम्नलिखित होते हैं। क्रम का जो स्टेप्स कम से कम 7 स्टेप्स हैं। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के कितने स्टेप्स? 7 स्टेप्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप प्रोमिसेस, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेशन कोर्स ऑफ एक्शन, evaluate the alternative course and select an alternative, implement the plan and follow up action। हम सातों के सातों प्रोसेस में जो ये सात स्टेप्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली समझेंगे। अगर कोई कंपनी अगर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हो रही है तो पहले क्या मतलब एक प्रबंधक के रूप में तो आप अगर एक प्रबंधक हो, आप अपने आप को सोचो, आप एक मैनेजर हो, तो आप वहाँ पे क्या क्या आप ध्यान रखोगे, क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंट है। अगर हम वहाँ पे अगर हम संस्था या कारखाना अपने स्थापित करें तो शहर से थोड़ा जुड़ा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए वहाँ पे, और वर्कर्स होने चाहिए। और एक मतलब एक ये नहीं कि सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत एज हैं और हमारे को हमें उसमें ज़्यादा एज वाले बंदे भी चाहिए, जो एज के ज़्यादा ना हो, ज़्यादा एज वाले भी नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए नॉर्मल जो पढ़े लिखे भी होने चाहिए, उनके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए, अच्छी डिग्री होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिनसे वहाँ पे मैनेजर बना सके, वहाँ के सेल्स मैनेजर बना सके, अलग अलग वहाँ पे डिपार्टमेंट बना सकें। वहाँ पे कारखाना स्थापित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी इन्वेस्टमेंट होएगी, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, या हम वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे को आसानी से सोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। बहुत से पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं। वहाँ पर महिलाएं कितनी हैं, वहाँ पे जनसंख्या कितनी है, उस पर निर्भर करता है। पता चले हमने वहाँ कारखाने को लगा दिया लेकिन हमारे को वहाँ पे इतने सारे वर्कर ही नहीं मिले जितने हमें चाहिए, नीड है, या हमारे को वो रिसोर्सेज नहीं मिले, तो ये हमारे लिए सिर्फ डिसएडवांटेज हो सकती है, हमें लाभ नहीं हो सकता वहाँ पे।
हम पढ़ते हैं उद्देश्य निर्धारित करना। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, उद्देश्य निर्धारित करना। पहला स्टेप 7 स्टेप, इसका पहला स्टेप पढ़ेंगे। प्रोसेस का पहला 7 प्रोसेस का पहला स्टेप पढ़ेंगे, उद्देश्य निर्धारित करना। सेकंड द ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य निर्धारित करना। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल भी दूंगा मैं, उदाहरण के साथ सुनिए। उद्देश्य वह आंतरिक बिंदु होती है जिसमें प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाओं की जाती है। नियोजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम उद्देश्य को निर्धारित एवं परिभाषित किया जाता है ताकि सभी संबंधित कर्मचारियों को इनकी जानकारी हो जाए, वह प्रत्येक प्राप्त करने के में पूरी योगदान दे। उद्देश्य का एक प्राथमिकता क्रम होता है, संस्थागत उद्देश्य, विभागीय उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। इसी क्रम में निर्धारित एवं परिभाषित किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल, जो उद्देश्य हमें गोल सेटिंग का ऑब्जेक्टिव, हमें गोल सेट करना है। मैनेजर एक गोल सेट करता है, जैसे कंपनी की बिक्री बढ़ानी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एक कंपनी अपनी बिक्री को 2000 करोड़ तक ले जाना चाहती है। इस उद्देश्य को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। माना कंपनी के 4 मुख्य उत्पादन, मतलब 4 टाइप के वो प्रोडक्शन, 4 टाइप के मेन प्रोडक्शन जो करती है, वो बनाती है, उत्पाद बनाती है। उनकी अपेक्षा बिक्री क्रमशः 1000 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़ निर्धारित की जाती है कि मतलब चारों प्रोडक्ट से मतलब इतने करोड़ों का प्रॉफिट होगा। इस संदर्भ में अन्य विभाग के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। जैसे उत्पादन विभाग को जानकारी प्राप्त हो जाएगी उत्पादन विभाग को जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि उससे किस उत्पाद का कितना उत्पादन करना है। और अंत में प्रत्येक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को बता दिया जाएगा कि उनसे क्या अपेक्षित है। और यहाँ पे अगर हम कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही है। जब हम सेल ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब हमने एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि हमारे को मतलब सेल बढ़ानी है, तो सेल बढ़ाने के लिए हम कौन से तरीके आजमा सकते हैं। ऑफ़र डिस्काउंट दे सकते हैं अपने, मतलब गेट 1 बाय 1 फ्री ऑफ़र दे सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप भी कुछ एग्जांपल ज़रूर कमेंट में बताना। और बाकी और क्या कर सकते हैं, और एग्जांपल दीजिए। जैसे एक तो हम ऑफ़र दे सकते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, डिस्काउंट दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं। या हम और जो हम जैसे हम कुछ स्टेट्स को कवर नहीं कर रहे हैं, उन स्टेट्स को भी कवर कर सकते हैं। या अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी साइज़ बढ़ा सकते हैं। कंपनी अपने वो एक देश तक सीमित है, वो अपने आप को अपने देश में प्रोडक्शन कर रही है, मतलब देश में सारी स्टेट तक पहुंचा रही है। वो शायद दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करके दूसरी स्टेट में भी पहुंचाए, उससे बढ़ सकती है सेल। तो एक गोल निर्धारित करना, फिर आधार विकसित करना कि जहाँ भी हम अपना कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वहाँ पे हमें रिसोर्सेज, मशीनरी, सरकार की नीति, ये सब पे ध्यान रखना होता है। तो थोड़ा और एग्जाम्पल में थोड़े से अच्छे से पढ़ते हैं, और इसमें एक उदाहरण भी दिया, उदाहरण भी समझेंगे। नियोजन आधार विकसित तथा सीमाएं वे मान्यता या फैक्टर एजम्पशन होते हैं जो विभिन्न विकल्पों के संबंधित परिणामों को प्रभावित करते हैं। किसी विकल्प के बारे में आंतरिक निर्णय लेने से पहले इन मान्यताओं का पूर्ण अनुमान लगाया जाता है। जितने अधिक पूर्ण अनुमान से होगा, नियोजन उतना ही अधिक सफल होगा। फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है, जिससे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हम कोई फर्म या कोई कारखाना अगर हम गांव में लगा रहे हैं तो हमें पूंजी कितनी जरूरत पड़ेगी, श्रम वहाँ पे है कि नहीं,
रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, सब देखा जाता है। मशीन यहाँ पे आसानी से ले जाई जा सकती है। पूंजी, क्योंकि इतनी बड़ी पूंजी है, मशीन वहाँ पे लगाने में आसानी होगी कि नहीं होगी, वहाँ तक जाइए, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सब होता है। और सरकार की नीति क्या है, सरकार की नीति क्या है, और सरकार अगर फोकस कर रही है कि अगर वो कारखाना मतलब गांव में लगना चाहिए, तो हित में गवर्नमेंट अगर वहाँ पे नहीं ध्यान दे रही है, या गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ और नियम बना रखे हैं, या तो प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ पे क्या मतलब वहाँ पे कस्टमर्स कैसे हैं, व्यावसायिक प्रतियोगी कौन कौन से हैं, और ग्राहकों की रुचि, ब्याज दर, कर्ज दर, इसका टैक्स रेट आदि। अगर हम दूसरे देश में करें तो वहाँ टैक्स रेट अलग है, वहाँ पे प्राइस अलग सेट होएगा हमारे प्रोडक्ट का। वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, वहाँ पे अगर जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं और वहाँ पे कर रहे हैं, तो उनका प्राइस क्या है और हमारे प्राइस में क्या अंतर है। बहुत कंपटीशन, लोग हमारा प्रोडक्ट प्रेफर क्यों करेंगे, तो खास होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट में, या तो हम बाय वन गेट वन का ऑफर दे रहे हो, या हम उन्हें डिस्काउंट दे रहे हो। एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है। व्यवसाय के विकास के कंपनी के पास ग्रामीण क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने का एक विकल्प है। यहाँ पूंजी, कच्चा माल या श्रम की उपलब्धता इसके आंतरिक आधार हो सकते हैं, तथा सरकार की औद्योगिक नीति भारी आधार है। तो एक प्रबंधक को इन सभी आधारों का पूर्ण अनुमान लगाना होगा, और अन्य शब्दों में यह देखना होगा कि वे आवश्यक पूंजी, कच्चा माल, श्रम उपलब्ध हो सके अथवा नहीं। वही बात कह रहे जो मैंने आपको पहले बताई थी, कोई पूंजी उपलब्ध है कि नहीं है, कच्चा माल, सोर्सिंग, इस प्रकार देखना होगा कि कहीं सरकार की औद्योगिक नीति इन पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का विरोध तो नहीं करेगी। वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान करना, हम तीसरे पॉइंट पे हम आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें वैकल्पिक मार्ग ना हो, मतलब आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ना हो। तो मेनली क्या वैकल्पिक कार्रवाई की पहचान करना, मतलब जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ऑप्शंस हमारे को लगातार सर्च करके, लगातार जो एक प्रबंधक होता है उसमें लगातार सर्च करना होता है कि हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए संस्था के उद्देश्यों के आधार पर एक कार्य को करने के अनेक तरीके की खोज की जाती है। अर्थात यदि किसी संस्था का उद्देश्य अपने व्यवसाय को बढ़ाना का है, तो इन उद्देश्यों की पूर्ति अनेक तरीकों से की जा सकती है। पहले से चल रहे व्यवसाय का विस्तार करने, माना एक कंपनी किसी एक साइज़ के टीवी सेटों का निर्माण कर रही है और व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा छोटे बड़े अनेक साइज़ के टीवी सेट प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरे उत्पाद में प्रारंभ करके टीवी सेट बनाने वाली कंपनी अन्य उत्पाद के रूप में फ्रिज बनाने जा सकती है, और दूसरी संस्था के साथ मिलकर कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, किसी दूसरी संस्था को खरीद सकती है। तो ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। मतलब वैकल्पिक कार्रवाई मतलब जो विकल्प हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, उनमें से उन ऑप्शनों को देखना जो हमारी संस्था के लिए हितकारी हो। वैकल्पिक मार्गों की खोज करना, एक तरह से खोज करके पहचान करना, एक तरह से वैकल्पिक कार्यवाही का मूल्यांकन करना। तो जो हम लोगों ने जो विकल्प चुना है उसका पहले तो उसको अच्छे से एनालाइज़ करना। हमने कितने विकल्प, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था टीवी के लिए
या हम संस्था खरीद सकते हैं या उसके साथ कोलैब कर सकते हैं या हम अपनी संस्था का ही विकास कर सकते हैं। उन्हीं में से देखना कि उसके फ़ायदे नुकसान दोनों देखना और इसमें से बेस्ट जो दोनों विकल्प का चयन करना। जैसे अगर हम फिर से हम उसी ऑप्शन पे उसी पॉइंट पे है कि हम अपनी सेल्स बढ़ा दें। सेल्स बढ़ाने के लिए हम अलग अलग ऑप्शंस दे रहे थे, तो हमारे को ये देखना होगा कि हम डिस्काउंट दे रहे तो हमारे को संस्था को नुकसान कितना होगा, या हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग पे कितना हम लोग मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमारे को क्या फ़ायदा हो सकता है और हमारा कितना लॉस हमें इंतजार करना पड़ेगा, या हमको अगर हम बाय वन गेट वन देते हैं ऑफर देते हैं तो उससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। गुण और दोष दोनों का निर्धारण किया जाता है और जो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शंस होता है उसे चुन लिया जाता है। और यही दोनों का मूल्यांकन कर लिया, उसके बाद आए एक विकल्प का चयन करना। वही जो हमने गुण और दोष दोनों निकाले उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो लगा हमने उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुना और योजना को लागू करना। उसके बाद इम्प्लीमेंट द प्लान। जो हमने प्लान बनाया, मुख्य जो योजना या सहायक योजनाओं का निर्धारण कर लेने के बाद उन योजना को लागू करना। योजना को लागू करने के बाद विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित कर दिया जाता है, अर्थात यदि यह निश्चित कर दिया जाए कि कौन क्या करेगा, किस समय करेगा, इस उद्देश्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है। बस वही योजना को लागू कर दिया गया, कैसे कैसे काम किया जाएगा, कैसे कैसे करना है। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हमने कहा कि हाँ तो मार्केटिंग करने ज़्यादा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे बंदे काम करते हैं, तो काफ़ी बंदे काम करते हैं। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमने काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग पे हम फोकस कर रहे हैं। और कोई कंपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही है, उन्हें लगा कि बेस्ट ऑप्शन मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो मार्केटिंग में कैसे मतलब पहले मार्केटिंग में कौन सी एडवर्टाइजमेंट चलेगी या हम कैसे अट्रैक्ट करें, बहुत सारी प्लानिंग होती है। तो मार्केटिंग में हमारे को लगातार किन चैनल्स के थ्रू हम मार्केटिंग करेंगे, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और टेलीविज़न में हो गया, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू कैसे मार्केटिंग करेंगे। तो समीक्षा करना, योजनाएं लागू कर देने से योजना की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। योजना का भविष्य के लिए बनाई जाती है, तो भविष्य अनिश्चित होता है। तो अनिश्चित भविष्य में सफल निश्चित करने के लिए परिवर्तन होता है और नज़र आएगा। योजना में भी आवश्यक फेरबदल कर दिए जाते हैं। जो छोटे मोटे माइनर परिवर्तन किए जा सकते हैं, बड़े परिवर्तन नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि योजना एक निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कोई मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी परिवर्तन आ सकता है, हमारा कंट्रोल थोड़ा है उस पर, तो इसलिए कहा गया उसमें माइनर चेंजेस किए जा सकते हैं, बड़े परिवर्तन नहीं किए जा सकते। इसलिए हम जो होने वाले लाभ होते हैं ना, वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारी योजना होती है वो हम योजना को छोटी मोटे परिवर्तन किए जा सकते हैं, बड़े परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अब हम ये प्रोसेस को याद करने में बड़ा इरिटेबल लग रहा होगा, उसको सबसे आसान बनाने का यही तरीका है। सबसे सिंपल तरीका एस डाइड इफ मतलब सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, डेवलप द प्रीमिसेस एंड आइडेंटिफाई आई आ गया ना, एस आ गया पहले, अब आया डी आ गया, अब आई आ गया, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर ई आ गया, इवेलुएट द ऑल्टरनेटिव कोर्स एस सेटिंग एंड द ऑल्टरनेटिव, ऐसा आ गया, ठीक है। इसके बाद आया आई और एफ,
इम्प्लीमेंट द प्लान, एंड एस हो गया, ओ सॉरी एफ हो गया, ए हो गया इम्प्लीमेंट द प्लान, एफ हो गया फॉलो अप द एक्शन। सबसे सिंपल तरीका यही रहेगा, एस डाइड इफ़, अगर प्रोसेस याद करनी है, सिंपल तरीका। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।